स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 7 मार्च 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी हाल ही में नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में बनाए गए हैं संजय वात्स्यायन जी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी को हम लोग एनडीए भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी होता क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। जो एनडीए है भारत का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है, आप लोग याद रखिएगा। अगर एनडीए की स्थापना की बात करूं तो एनडीए की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था 7 दिसंबर को, तो याद रखिएगा आप लोग। और इसका मुख्यालय है पुणे में। और इसका मोटो क्या है? एनडीए का मोटो पूछा जाए यानी कि उद्देश्य पूछा जाए तो एनडीए का उद्देश्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। अब दोस्तों, यहाँ पर नियुक्ति हुई है संजय वात्स्यायन का किसके रूप में? नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में नियुक्ति हुई है। तो मैं आप लोगों को कुछ और नियुक्तियां बता दे रहा हूं जो अभी हाल ही के करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में मैं बता दे रहा हूं। जैसे अगर पूछ लिया जाए यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष का नाम है प्रदीप कुमार जोशी। राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी के महानिदेशक के रूप में बात किया जाए तो एनसीसी के अभी नए महानिदेशक के रूप में तरुण कुमार जी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि एनडीडीबी के अध्यक्ष कौन हैं? वर्षा जोशी हैं, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन बने हैं? यश वर्धन सिन्हा बने हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्ति हुई है सोमा मंडल की नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो अभी हाल ही में एक थाली एक तरकारी योजना के तहत राज्य में लोगों को कम रेट में ही पौष्टिक सब्जियां मिलेंगी। अभी तक बाहर से सब्जियां मंगवाने पर रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाते थे, जिससे लोगों को शुद्ध और ताज़ी सब्जी नहीं मिल पाती थी। तो सब्जी की इस कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब एक थाली और एक तरकारी योजना को शुरू कर दिया है, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव लाया गया है दोस्तों। और इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के काश्तकारों को चिन्हित करके निःशुल्क सब्जी की पौध व बीज की उपलब्धता कराई जाएगी। अब दोस्तों, एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा एक शहर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। इसके साथ साथ ही आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश राज्य का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है गवर्नर के रूप में। और उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर जी। कभी कभी पूछ लिया जाता है एडिशनल फैक्ट के रूप में, उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु का क्या नाम है, राजकीय पक्षी का क्या नाम है, राजकीय फूल का क्या नाम है और राजकीय वृक्ष का क्या नाम है। तो वैसे तो हर एक प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में बता दे रहा हूँ। राजकीय पशु बारहसिंघा है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय फूल पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक है। ये उत्तर प्रदेश के एडिशनल फैक्ट है, आप लोग याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 80 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में 31 सीटें हैं। विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में 404 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश भी है दोस्तों, जो कि नेपाल है, यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल देश के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में स्पेस एजेंसी ने स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। तो आप लोगों को बताना है कि यह किस स्पेस एजेंसी ने किया है सफलतापूर्वक परीक्षण। तो इसे स्पेस एक्स ने कर लिया है।
हाल ही में स्पेस एक्स स्पेस एजेंसी है जो कि स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों। अभी हाल ही में मास्क की निजी रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स ने हाल ही में 2 असफल प्रयासों के बाद अपने स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है दोस्तों। आप लोगों को पता होना चाहिए जो SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का परीक्षण था, इसे स्पेस एक्स कंपनी द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया गया, यानी कि परीक्षण कर लिया गया है। अब बात करें SN10 स्पेस एक्स के स्टारशिप मार्स रॉकेट का शुरुआती प्रोटोटाइप है, तो आपको पता चल गया SN10 है क्या। SN10 स्पेस एक्स के स्टारशिप मार्स रॉकेट का शुरुआती प्रोटोटाइप है जिसका उद्देश्य है लोगों को पेलोड को चंद्रमा, मंगल और अन्य दूर के गंतव्यों तक पहुंचाना। अब दोस्तों यहाँ पर स्पेस एजेंसी की बात की गई है जिसका नाम है स्पेस एक्स, जो कि अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसकी स्थापना अगर पूछ लिया जाए, स्पेस एक्स की स्थापना सन 2002 ईस्वी में हुआ था और मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। अध्यक्ष हैं गविनी साटवेल और संस्थापक और CEO की बात करूं तो स्पेस एक्स के संस्थापक और CEO हैं एलन मस्क। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में अन्य देशों के भी स्पेस एजेंसी के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे इसरो की बात करूं तो इसरो किसकी स्पेस एजेंसी है? भारत की स्पेस एजेंसी है। आप लोगों को पता होना चाहिए। स्पेस एक्स अमेरिका की प्राइवेट सेक्टर की स्पेस एजेंसी है। नासा भी सबको पता है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसके अलावा कभी कभी पूछ लिया जाता है जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसी प्रकार चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम पूछा जाए तो चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, जाक्सा जापान की है। इसके अलावा रॉसकॉस्मॉस के बारे में अगर पूछा जाए तो रॉसकॉस्मॉस रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है दोस्तों? तो आप लोगों को बताना है जो अभी हाल ही में भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन लॉन्च हुआ है, इसका इस्तेमाल करने वाला यानी कि मंजूरी देने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है जिम्बाब्वे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है कोरोना वायरस का, तो कोरोना वायरस से रिलेटेड हम लोगों को थोड़ा सा फैक्ट तो पता ही होना चाहिए। एज अ स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग कंपटीशन एग्जाम में लगे हुए हैं, तो ये सारी जानकारी हमें पता होना चाहिए। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी, सबको पता है। वुहान से पहले कोरोना वायरस से होने वाली जो बीमारी है उसका नाम क्या है? कोविड-19 है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। वुहान कोरोना वायरस को नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम है SARS-CoV-2, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जिम्बाब्वे अफ्रीका का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। अब दोस्तों ऐसा करने वाला जिम्बाब्वे है, तो जिम्बाब्वे के बारे में हमें पता होना चाहिए। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है हरारे और करेंसी है जिम्बाब्वे डॉलर। राष्ट्रपति की बात करूं तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं एमरसन मनांगावा। कौन है? एमरसन मनांगावा। कोरोना वायरस से संबंधित कुछ और प्रश्न के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे अगर पूछ लिया जाए कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त कोविड टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो पहला देश घाना था। दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 का नया स्ट्रेन जो पाया गया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था 501Y.V2, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ब्रिटेन बना है। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में एक रैंकिंग जारी की गई है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान शीर्ष पर रहा है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों। तो अभी हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 11वां संस्करण 4 मार्च 2021 को जारी किया गया था, जिसमें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 दुनिया के शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों को रैंक की है, जिसमें 80 अलग अलग संस्थागत शामिल हैं।
जिसमें 80 अलग अलग संस्थान शामिल हैं। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसी भी विश्वविद्यालय की कला, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जीवन विज्ञान और चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन के आधार पर की जाती है। तो आप लोगों को पता चल गया कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किस प्रकार की जाती है। यही इस प्रकार की जाती है कि जैसे किसी भी विद्यालय की कला, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जीव विज्ञान और चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान और सामुदायिक विज्ञान और प्रबंधन क्या क्या है, इसी के बिहाफ पर रेटिंग की जाती है। अब दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो टॉप 3 संस्थान हैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे पहला जो है, जिसको पहला स्थान मिला है, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान है जो कि अमेरिका का है। इसके अलावा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ये भी अमेरिका का ही है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ये यूनाइटेड किंगडम का है। तो इन्हीं 3 यूनिवर्सिटी को टॉप 3 स्थान मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर इंडेक्स के बारे में बात हुआ है, तो मैं ऐसे आप लोगों को कुछ और इंडेक्स के बारे में बता देता हूं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा था। जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था, तो जो जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 था, उसमें जो शीर्ष पर देश था वो था मोजाम्बिक देश था। तो आप लोग याद रखिएगा, मोजाम्बिक देश शीर्ष पर रहा था। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था, तो इसमें नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा था दोस्तों। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में UNGA ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है दोस्तों, तो अभी हाल ही में UNGA ने 2023 वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को अपनाया है और 70 से अधिक देशों ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों के अंतर्गत अनाज के स्वास्थ्य लाभ और खेती के लिए इसकी उपयुक्तता के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब दोस्तों UNGA ने इसे 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है मोटे अनाज को। तो UNGA के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसका हिंदी में बात करूं तो इसका हिंदी में नाम है संयुक्त राष्ट्र महासभा। स्थापना की बात करूं 1945 ईस्वी में UN की स्थापना हुई थी, सबको पता है। और UNGA का मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में और अध्यक्ष हैं UNGA के वोल्कन वोजिकर। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कौन सा संगठन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृत मंत्रालय के साथ मिलकर GI महोत्सव का आयोजन करेगा, तो अभी हाल ही में ट्राइफेड संगठन है जो कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर GI महोत्सव का आयोजन करेगा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अभी हाल ही में भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ, जिसे शॉर्ट में ट्राइफेड बोलते हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 4 और 5 मार्च 2021 को GI महोत्सव का आयोजन किया है। इस GI महोत्सव में GI उत्पादों के 40 से अधिक अधिकृत विक्रेता और जनजातीय शिल्पकारों ने भाग लिया है और अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगे। इस महोत्सव में जो GI महोत्सव होने वाला है, जो किसके सहयोग से हो रहा है,
ट्राइफेड लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर यह महोत्सव मनाया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। अब दोस्तों मैं ट्राइफेड के बारे में बता दे रहा हूँ, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संगठन, इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना हुई थी, ट्राइफेड की स्थापना 1987 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है और अध्यक्ष है रमेश चंद्र मीणा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया है 2020 का, तो उस इंडेक्स का नाम क्या है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है। अब इस इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा ये भी आप लोगों को बताना है। तो इस इंडेक्स में शीर्ष पर रहने वाला शहर है बेंगलुरु, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अभी हाल ही में यह इंडेक्स आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन उपकरण है जो शहर में शहरी विकास के लिए जीवन की गुणवत्ता और विभिन्न पहलों के प्रभावों का मूल्यांकन करता है। तो ये जो अभी इंडेक्स जारी किया गया है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसके बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। यह इंडेक्स आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन उपकरण है जो शहर में शहरी विकास के लिए जीवन की गुणवत्ता और विभिन्न पहलों के प्रभावों का मूल्यांकन करता है। दोस्तों बेंगलुरु आवास और शहरी मामलों के मंत्री जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी सरकार के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। 111 शहरों में से पुणे दूसरे स्थान पर है और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर आप लोग याद रखिएगा बेंगलोर है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में न्यूट्रिशन ब्रांड यानी कि फास्ट एंड ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में न्यूट्रिशन ब्रांड फास्ट एंड अप के ब्रांड एम्बेसडर बनी है शिल्पा शेट्टी जी, जो कि भारत की एक मशहूर अभिनेत्री हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अभी हाल ही में बात करूं तो ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियम लीग यानी कि MPL के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अमित भडाना को नियुक्त किया गया है, तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली जी बनाए गए हैं। ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कियारा आडवाणी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अ न्यू स्किल रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई है, तो आप लोगों को बताना है कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक किंगसुक नाग के द्वारा लिखी गई है, जिस पुस्तक का नाम है अ न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। प्रश्न है, हाल ही में मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? अगर प्रश्न का आंसर पता हो आप लोग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर फुल डिटेल के साथ पता है तो फुल डिटेल के साथ भी बता सकते हैं। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।